कांड मामले के एक दोषी आपको बताएं फारूक को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। फारूक पर साबरमती एक्सप्रेस के चलते डिब्बे से लोगों को बाहर आने से रोकने के लिए पथराव करने का दोष करार दिया गया था। कोर्ट ने 17 साल से जेल में बंद होने को आधार बनाते हुए जमानत दी है। मामले के सभी दोषियों की अपील 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बाकी दोषियों की जमानत और मुख्य अपील पर बाद में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने दोषियों में से एक फारूक की ओर से पेश वकील की दलील पर गौर किया कि उसे अब तक की जेल में बिताई अवधि को देखते हुए जमानत दी गई है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने फ्लिपकार्ट और अमेजन को उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए तेजाब बेचने के लिए नोटिस जारी किया है। दिल्ली में एक लड़की पर तेजाब फेंकने का मामला दरअसल सामने आने के बाद स्वाति मालीवाल ने नोटिस जारी किया। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। एक 17 साल की लड़की के साथ दिल्ली में एसिड अटैक करा गया। उसके ऊपर कुछ लोगों ने एसिड फेंक दिया। ये बताया जा रहा है कि ये एसिड उन अपराधियों ने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन खरीदा था। जब हमने चेक करा तो हमने पाया कि अमेजोन पे भी एसिड खुलेआम बिक रहा है। तो ये जितनी ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स हैं वहां एसिड अवेलेबल है। मतलब एक बटन दबाइए और एसिड की घर में होम डिलीवरी हो जाएगी। तो ये चल क्या रहा है इस देश में? हमने नोटिस इशू करा है फ्लिपकार्ट को और अमेजोन को कि वो हमें एक्सप्लेन करें कि एसिड उनकी साइट पे किन किन सेलर्स ने बेचा और किन किन ने खरीदा और क्या एक्शन होना चाहिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन के खिलाफ कि वो इतना इलीगल काम इतने धड़ल्ले से कर रहे हैं। इन दोनों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और इस देश में रिटेल सेल ऑफ एसिड पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। सीबीआई ने सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। बताया जा रहा है कि चार्जशीट में सीबीआई ने सोनाली फोगाट के मैनेजर सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर को कत्ल का आरोपी बताया है। लेकिन सोनाली के कत्ल का मकसद क्या था, ये सीबीआई की तरफ से चार्जशीट में नहीं बताया गया। सीबीआई का कहना है कि जांच अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जारी है। तवांग में चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिकों की हाथापाई का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी पार्टियां सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेर रही हैं। तवांग मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि क्या भारतीय संसद में चीन के खिलाफ बोला नहीं जा सकता, क्या इसकी आपको अनुमति नहीं है। खड़गे ने सरकार पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है। राज्यसभा में आज भी तवांग मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने तवांग मुद्दे पर चर्चा की मांग की और सरकार से सवालों के जवाब मांगे। विपक्ष के इस हंगामे को देखते हुए राज्यसभा स्पीकर ने 15 मिनट के लिए कार्यवाही को स्थगित भी कर दिया। लेकिन सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होते ही विपक्ष तवांग को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन आए दिन वहां पर शराब पीने से लोगों की मौत का मामला सामने आता रहता है। 14 दिसंबर को सारण में जहरीली शराब से अब तक 39 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये सभी मौतें जहरीली शराब पीने की वजह से हुई हैं। शराबबंदी के बावजूद भी इस तरह शराब से हो रही मौतों ने सर्दी में बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया। इसको लेकर विपक्ष सड़क से सदन तक सरकार पर हमलावर है। विपक्ष सीएम नीतीश कुमार को शराब के मुद्दे पर जमकर हमला बोल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों का क्या कर सकते हैं, कुछ लोग गलती करते ही हैं। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। इस मामले में सरकार एक्शन लेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में शराब भगवान की तरह है, जो दिखता नहीं लेकिन हर जगह पर मिलती है। बिहार में जहरीली शराब से मौत का तांडव मचा हुआ है। आपको बता दें कि शराब से हुई मौत पर सीएम नीतीश और गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है
और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी, बापू ने क्या कहा है, और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है, और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना। दुर्भाग्य है इस राज्य का, बिहार का, जिस बिहार में जब से ये शराब नीति चला है कई हजार लोग मर गए और ज्यादातर लोग गरीब गुरबा मरे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी उनकी संवेदना नहीं जगता, और जब सदन में कोई उठाता तो उससे इस ढंग का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस का साथ मिला है। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर रखने वाले 2 स्थायी सदस्यों ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत के लिए परमानेंट मेंबरशिप को लेकर अपना समर्थन दोहराया। फ्रांस स्थायी सदस्यों के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात ने भी स्थायी सदस्यता को लेकर भारत की वकालत की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से बैठक में एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को उठाया गया। इस पर जयशंकर ने पलटवार करते हुए कहा कि जो देश अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का मेजबान हो सकता है और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला करवा सकता है, उसे यूएन में उपदेशक बनने की कोई जरूरत नहीं है। श्रद्धा मर्डर केस में जांच कर रही दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महरौली के जंगलों से पुलिस को जो शव के टुकड़े हड्डियों के तौर पर मिले हैं, उनका श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलान हो गया है। वहीं सीएफएसएल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी और इसके बाद महरौली जंगल और गुरुग्राम में उसकी बताई हुई जगह से पुलिस ने शव के कई टुकड़े हड्डियों के रूप में बरामद किए। पुलिस को एक मानव जबड़ा भी मिला था। पुलिस ने सबकी जांच के लिए सीएफएसएल लैब भेजा था। इतना ही नहीं, डीएनए टेस्ट के लिए पिता का सैंपल भी लिया गया था। पुलिस पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की है। आपको बता दें कि आफ्ताब श्रद्धा का प्रेमी था। दोनों मुंबई के रहने वाले थे और कुछ दिन पहले ही दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। दिल्ली में दोनों महरौली में एक फ्लैट लेकर लिव इन रिलेशनशिप में थे। आफ्ताब ने बताया था कि श्रद्धा से उसका 18 मई को झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आफ्ताब ने इसके बाद श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। आफ्ताब ने इस टुकड़े को एक फ्रिज में रखा था। वो रोज रात में श्रद्धा के शव के एक-एक टुकड़े को महरौली के जंगलों में फेंकने का काम करता था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।